हिमाचल दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा चौहान। हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की बात करेंगे। विधानसभा मानसून सत्र के तीसरे दिन यानी कि आज भी वंदे मातरम को लेकर सदन में हंगामा देखा गया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने विपक्ष पर लगे राष्ट्रीय गान के अपमान के आरोपों को खारिज करते हुए सदन की वीडियो रिकॉर्डिंग और क्लिपिंग सौंपने की मांग की ताकि सच सामने आ सके। वहीं उन्होंने जनहित के मुद्दों पर सार्थक चर्चा की बात भी कही। इसके जवाब में संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने विपक्ष पर सदन की कार्यवाही में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए कहा कि विधानसभा अध्यक्ष के नियमों के अनुसार सत्र की शुरुआत राष्ट्रीय गान और समापन राष्ट्रीय गीत से ही होगा। हंगामे के बीच उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भी साफ किया कि कांग्रेस पार्टी और देश के लोग राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत में कोई भेद नहीं करते, जबकि विपक्ष ने मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ भी नारेबाजी की। काफी देर तक मांग पूरी नहीं होने पर विपक्ष भड़क उठा और सदन में नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। सदन में विपक्ष के भारी शोर शराबे और नारेबाजी के बीच ही प्रश्नकाल शुरू हुआ, जिसमें विपक्ष के सदस्यों ने सीटों पर खड़े होकर विरोध जताया, जबकि सत्ता पक्ष के विधायक केवल सिंह पठानिया और मोहनलाल ब्राक्टा ने हंगामा जारी रहने के बावजूद अपने सवाल पूछे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर सदन में राष्ट्रीय गान के अपमान का आरोप लगाया था और ये आरोप बेहद गंभीर है। हमने विधानसभा अध्यक्ष से सदन की कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग मांगी, लेकिन हमें नहीं मिली और वो रिकॉर्डिंग जानबूझकर छिपाई जा रही है, क्योंकि किसी भी विपक्ष के विधायक ने राष्ट्रीय गान का अपमान किया ही नहीं है। मुख्यमंत्री अपनी आदत के अनुसार हर बार की तरह इस बार भी झूठ बोल रहे थे। उनका झूठ वीडियो में पकड़ा जाएगा, इसीलिए वीडियो जारी नहीं किया जा रहा है। इससे पहले सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही हिमाचल विधानसभा परिसर के बाहर दोनों पक्षों के बीच भारी हंगामा देखने को मिला। विपक्षी दल के विधायक अपने हाथों में सूटकेस लेकर विधानसभा पहुंचे थे। विपक्ष ने प्रदेश सरकार को भ्रष्टाचारी के मुद्दे पर घेरा और तीखे नारे लगाए और प्रदर्शन भी किया। वहीं दूसरी तरफ से कांग्रेस ने भी हाथों में तख्तियां लेकर विधानसभा परिसर पहुंचे और भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने मीडिया से बातचीत में भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि हिमाचल के हकों को भाजपा दिल्ली जाकर रुकवा रही है। प्रधानमंत्री ने हिमाचल को 1500 देने की घोषणा की थी, उसको भी ये आने नहीं दे रहे। डिप्टी सीएम ने कहा कि आरडीजी से हिमाचल को हर साल 10 करोड़ का नुकसान हो रहा है और आने वाले समय में ये नुकसान 50 करोड़ हो जाएगा। जीएसटी की कंपनसेशन बंद होने से भी प्रदेश को नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमने हिमाचल के कर्मचारियों को जो ओपीएस दी है, उसकी एवज में भी इन्होंने 1600 करोड़ रुपए काट लिया है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि ये लगातार दिल्ली जाकर ये कह रहे हैं कि हिमाचल की सरकार को आर्थिक तौर पर कमजोर करने के लिए कदम उठाए जाए। उन्होंने कहा कि भाजपा ने हिमाचल में मिशन लोटस किया, उसमें ये विफल हुए और आज भी राज्य में कांग्रेस सरकार है। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वर्तमान सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार की बातें आज हर चौक चौराहे पर सुनने को मिल रही है। कांग्रेस नेता नीरज भारती ने खुद भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पूरे प्रदेश में विकास कार्य ठप पड़े हैं, आज हर काम के रेट तय हैं, ऑर्गेनाइज्ड ढंग से भ्रष्टाचार के लिए आदमी और कमीशन तय है, हेल्थ में सप्लाई का सामान कौन खरीदेगा ये भी तय है, टेंडर किसे देने हैं ये भी तय है, आउटसोर्स एजेंसी किसे दी जानी है ये भी सबसे पहले तय किया गया है। तो उधर अगर बात करें तो वाराणसी से लौटते ही मुख्यमंत्री ने विधानसभा में बड़ा बयान कुछ देर पहले ही दिया। सीएम ने भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा सूटकेस लेकर आज विधानसभा पहुंची थी और भाजपा ये भूल गई कि ये अटैची 9 विधायक जब बीके थे तब आई थी। अब खाली अटैची लेकर आने का क्या मतलब है? क्या भाजपा विधायक इसे भरने के मकसद से विधानसभा में लाई है? सीएम ने कहा कि उंगली वो उठाए जो ईमानदार है। भाजपा ने अटैची 9 विधायकों को दी थी। सीएम ने कहा कि अटैची की जरूरत उनको है जो हिमकेयर घोटाला करते हैं। सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार
सरकार आम जनता की अटैची भरेगी। उन्होंने कहा कि इनके पास अब कोई ड्रामा नहीं बचा है, इसीलिए कभी विजिलेंस ऑफिस में विधायकों को लेकर जाते हैं तो कभी विधानसभा में राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत का मुद्दा बना रहे हैं। सीएम ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत कांग्रेस की देन है और भाजपा ने राष्ट्रीय गान का अपमान किया है। तो कुल मिलाकर विधानसभा में आज जिस तरह की स्थिति रही, लगातार जो है, हालांकि जो राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को लेकर 2 दिनों से पिछले एक गतिरोध चला हुआ था, वो गतिरोध टूट भी गया, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने जिस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम दोनों विधायकों को कहा, दोनों तरफ कहा कि वो संयम रखे और जनहित के जो मुद्दे हैं वो प्रश्नकाल में उठने दें और नियमों के तहत जो है वो राष्ट्रीय गीत भी गाया जाएगा। हालांकि आज जो है वो इस पर गतिरोध खत्म हो चुका है। अब देखना ये होगा कि क्या अब कल से विधानसभा के अंदर सही मायने में आम जनता के जनहित के जो मुद्दे हैं वो उठ पाते हैं या फिर नहीं। हालांकि उधर सीएम की अगर बात करें तो उधर सीएम ने नए मंत्रिमंडल को लेकर भी चुटकी लेते हुए आज कहा कि जल्द नए मंत्री की घोषणा की जाएगी। उन्होंने सुंदर सिंह ठाकुर की तरफ हंसते हुए कहा कि वो एनएसयूआई से उनके साथ है। सीएम ने संकेत दिए कि जल्द वो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे और इसके बाद, क्योंकि सीएम ने ये भी कहा मीडिया से बयान में कि वो दिल्ली जाना था, वहां पे वरिष्ठ नेताओं से कांग्रेस के वहां पर उनसे मुलाकात करनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से ये मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन सीएम ने यह स्पष्ट कह दिया है कि जल्द जो है नए मंत्रियों पर मोहर भी लगेगी और क्योंकि अभी सरकार के पास 1 साल 4 महीने का समय है, तो ऐसे में जो है वो नए मंत्री को लेकर जल्द घोषणा की जाएगी और उन्हें शपथ भी दिलाई जाएगी। अब ये कहा जा रहा है, जो संकेत मिल रहे हैं राजनीतिक तौर पर, कि अब सुक्खू कैबिनेट में जो नया मंत्री है वो अब विधानसभा के मानसून सत्र के बाद उनकी घोषणा होगी, उसके बाद ही शपथ समारोह भी होगा। लेकिन अब जरूर राजनीतिक तौर पर ये देखा जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि अब इंतजार भी है कि आखिर कौन जो है वो नया मंत्री बनेगा। तीन विधायक, जो कि हालांकि सबसे ऊपर सुंदर सिंह ठाकुर का नाम चल रहा है कि उन्हें सरकार उन्हें सुक्खू कैबिनेट में मंत्री के पद पर जो है वो तैनात किया जा सकता है, उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि आज भी हमने तस्वीर देखी तो वाराणसी जो है वो सुंदर सिंह ठाकुर भी सीएम के साथ गए थे और जिस तरीके से उनके हंसते हुए चेहरे दिखाई दे रहे थे विधानसभा में, तो ये संकेत हाईकमान से भी लग रहा था कि हाईकमान ने जो है वो संकेत दे दिया है कि आखिर कौन जो है किस चेहरे को नया मंत्री बनाया जा सकता है। फिलहाल हम अगली खबर की बात करेंगे, क्योंकि प्रश्नकाल में कई महत्वपूर्ण जनहित के मुद्दे भी लगे थे। कांग्रेस विधायक मोहनलाल प्राक्टा ने रोडू में बनने वाले अंबेडकर भवन को लेकर आज सदन में सवाल किया था, जिसका जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि रोडू में अंबेडकर भवन निर्माण के लिए सरकार ने 10 लाख की राशि स्वीकृत की थी, लेकिन काफी समय व्यतीत हो जाने पर भी उक्त भवन का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ। मौके पर पाया गया कि भवन के निर्माण के लिए पक्के पिलर नहीं बनाए गए थे, केवल एक मंजिल में दोहरी ईंट की 4 दीवारें खड़ी कर दी थी और छत के लिए एंगल लगाए गए थे। शेष कोई भी कार्य पूरा नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि जल्द इस भवन का कार्य पूरा किया जाएगा। भाजपा विधायक डॉक्टर जनक राज द्वारा खेलकूद प्रतियोगिताओं को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि प्राथमिक विद्यालयों में खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन अंतिम बार शैक्षणिक सत्र 2024-25 में ब्लॉक स्तर पर किया गया था। प्राथमिक विद्यालयों में खेलकूद प्रतियोगिताओं को बंद करने के मुख्य कारण खंड, जिला और राज्य स्तर पर आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं को राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं के अनुसार करवाना, जो कि अंडर 14 और 17 और अंडर 19 के प्रारूप में आयोजित की जाती है। 12 से 14 वर्ष के ऐसे बच्चे जो प्रतिभावान हैं वे अंडर 14 की खेल प्रतियोगिताओं में भाग ले सकते हैं और सरकार द्वारा प्राथमिक स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि इन आयोजनों में विशेषज्ञ पर्यवेक्षण का अभाव रहता है, जिससे कम आयु के बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर इसका प्रभाव पड़ने की आशंका रहती है। इसीलिए प्राइमरी स्तर के खेलकूद प्रतियोगिताओं को अभी फिलहाल रोका गया है। इसके साथ ही अगला जो सवाल है, प्रदेश की 800 किलोमीटर तक की सड़कें अब चकाचक होगी। बरसात खत्म होते ही सड़कों की
टारिंग का कार्य शुरू किया जाएगा। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पीडब्ल्यूडी विभाग में बजट की कमी नहीं है। उन्होंने प्रश्नकाल के दौरान चुराहा के विधायक हंसराज के सवाल का जवाब देते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि लंबे समय से प्रदेश की सड़कों की मुरम्मत नहीं हो पा रही है और इसकी वजह इजराइल में हो रही जंग थी, क्योंकि देश भर में भी बिटुमेन महंगा हो गया था। मंत्री ने कहा कि अब विभाग ने पूरी व्यवस्था कर दी है। जल्द 120 करोड़ के बजट से राज्य की 800 किलोमीटर तक की सड़कों की टारिंग होगी। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सरकार का 250 से ज्यादा आबादी एरिया को जोड़ने का प्रयास है। मंत्री ने कहा कि विभाग 1500 किलोमीटर तक सड़क का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन कई क्षेत्रों में सड़क निर्माण जमीन न मिलने की वजह से रुका हुआ है। गगरेट के विधायक राकेश कालिया ने प्राकृतिक खेती का मुद्दा सदन में उठाया, जिसका जवाब देते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि गत 2 वर्षों में जिला ऊना के 10,608 किसानों ने 1,460.84 हेक्टेयर क्षेत्रफल में प्राकृतिक खेती को अपनाया है, जिसमें से जिले के 211 किसानों को डीबीटी के माध्यम से 1,257.93 क्विंटल विभिन्न प्राकृतिक उत्पाद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदकर 40,79,444 रुपए सीधे किसानों के खाते में हस्तांतरित किए गए हैं। और इसके अतिरिक्त जिले से प्राप्त विभिन्न प्राकृतिक फसल उत्पाद को हिमाचल सरकार द्वारा 12,75,068 रुपए में अन्य उपभोक्ताओं को बेचा गया है। ऊना के विधायक सतपाल सिंह सत्ती द्वारा आज आंगनबाड़ी केंद्रों का मामला उठाया गया, जिसके लिखित जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि प्रदेश में वर्तमान में कुल 18,925 आंगनबाड़ी केंद्र कार्यरत है और उनमें 4,24,362 बच्चे पंजीकृत है। 18,925 आंगनबाड़ी केंद्रों में से 8,417 सरकारी भवनों में तथा 10,518 निजी भवनों में संचालित हो रहे हैं। सरकारी भवनों में संचालित 8,417 आंगनबाड़ी केंद्रों में से 5,378 केंद्रों में बिजली के कनेक्शन उपलब्ध है और 1,849 केंद्रों में बिजली का कनेक्शन उपलब्ध ही नहीं है, परंतु बिजली की सुविधा उपलब्ध है, जबकि 1,190 केंद्रों में बिजली की सुविधा उपलब्ध नहीं है। शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया द्वारा प्राकृतिक आपदा को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने विपक्ष पर हमला बोला और कहा कि भाजपा ना तो 1500 करोड़ के मुद्दे पर गंभीर है और ना ही राष्ट्रगान को लेकर गंभीरता दिखा रही है। उन्होंने केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए सदन में स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 साल पहले 1500 करोड़ के विशेष आपदा पैकेज की घोषणा की थी, लेकिन धरातल पर आज तक राज्य को ये राशि प्राप्त नहीं हुई है। मंत्री जगत सिंह नेगी ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भाजपा विधायक दिल्ली जाकर हिमाचल के हक की आवाज उठाने की बजाय सदन के भीतर नारों के सहारे सदन की कार्यवाही को बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं। जसवा प्रागपुर के विधायक बिक्रम ठाकुर द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने स्पष्ट किया है कि ग्राम रोजगार सेवकों के लिए पृथक सेवा नीति बनाने और उनकी सेवा शर्तों को नियमित करने का फिलहाल अभी कोई मामला सरकार के विचाराधीन नहीं है। सरकार के अनुसार जनवरी 2026 तक सभी ग्राम सेवकों का वेतन जारी किया जा चुका है। फरवरी से जून 2026 तक मनरेगा के तहत वेतन भुगतान देय है और इसके अतिरिक्त जुलाई 2026 का वेतन विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन के तहत जारी किया जा चुका है। अगला सवाल भरमौर के विधायक डॉक्टर जनक राज द्वारा पूछा गया था, जिसके सवाल को लेकर प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि विभिन्न विभागों शिक्षा विभाग सहित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु में सरकार ने कोई बदलाव नहीं किया है। सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि वर्तमान में इस संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सरकार की ओर से लिखित जवाब में बताया गया कि 10 मई 2001 से पहले नियुक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष निर्धारित है। वहीं 10 मई 2001 को या उसके बाद नियुक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन नियमों में बदलाव को लेकर वर्तमान में सरकार के पास कोई भी प्रस्ताव जो है वो विचाराधीन नहीं है। ऐसे में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु फिलहाल पूर्व निर्धारित नियमों के अनुसार ही रहेगी। भाजपा विधायक डॉक्टर जनक राज द्वारा शिकायतों के बारे में पूछे गए सवाल का लिखित में जवाब देते हुए सीएम ने कहा कि प्रदेश पुलिस विभाग में पिछले 3 वर्षों में अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों की ओर से अपने वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कुल 32 शिकायतें दर्ज करवाई गई है। इनमें सबसे अधिक 21 शिकायतें जिला शिमला से संबंधित है और ये जानकारी विधानसभा में पूछे गए अतारांकित प्रश्न के लिखित उत्तर में सामने आई है। जिला स्तर पर देखें तो मंडी में 4, चंबा में 2, सिरमौर में 2, कांगड़ा में 2 और पुलिस जिला बद्दी में
1 शिकायत दर्ज हुई है। शिमला से मिली 21 शिकायतों में अधिकारियों पर अधिकारों के दुरुपयोग, अनावश्यक प्रशासनिक हस्तक्षेप, मानसिक प्रताड़ना, डराने, धमकाने, अपमानित करने, कदाचार और प्रतिशोध की भावना से कार्रवाई करने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उधर सदन में आज 5 लाख सरकारी नौकरियों का मुद्दा भी जमकर गूंजा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बेरोजगारी को एक बहुत बड़ा मुद्दा बताते हुए कहा कि हमने इसके लिए नियम 67 के तहत नोटिस दिया है और इसी नियम के तहत चर्चा होनी चाहिए ताकि ये साफ हो सके कि सरकार का 5 लाख नौकरियां देने का आंकड़ा आखिर कहां तक पहुंचा है। वहीं विपक्ष के इस हमले पर पलटवार करते हुए संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सरकार का अभी 1.25 साल का कार्यकाल बाकी है और हमने पहले ही 1.35 लाख कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ दे दिया है। साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार द्वारा दी गई सभी गारंटियों को 5 साल के भीतर पूरा किया जाएगा। अगली खबर की बात करें तो शून्यकाल में आज मल्टीटास्क वर्कर का भी मुद्दा गूंजा। विधानसभा में मल्टीटास्क वर्कर्स के लिए पॉलिसी बनाने की मांग भी उठी। कांग्रेस विधायक आर.एस. बाली ने शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि करुणा मूल्य आधार पर क्लास 3 में 150 जरूरतमंद लोगों को नौकरी दी जा चुकी है, लेकिन मल्टीटास्क वर्कर के लिए पॉलिसी न बनने के कारण क्लास 4 में ये भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई। इसीलिए सरकार जल्द पॉलिसी बनाए ताकि क्लास 4 में भी जरूरतमंदों को तुरंत नौकरी मिल सके। और इस मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने सदन को आश्वासन दिया कि सरकार इस विषय पर गंभीरता से मंथन कर रही है। अब अन्य खबरों की बात करते हैं। हाईकोर्ट ने बैजनाथ के एक नर्सिंग संस्थान में बीएससी नर्सिंग की वार्षिक सीटें 30 से घटाकर 10 करने पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। अदालत ने सरकार को आदेश दिया है कि वो 3 सप्ताह के भीतर इस संबंध में अपना विस्तृत जवाब दाखिल करे। न्यायाधीश ज्योत्सना रेवाल दुआ ने शहीद देवानचंद कटोच नर्सिंग कॉलेज द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के पश्चात ये आदेश जारी किया। याचिकाकर्ता संस्थान शहीद देवानचंद कटोच एजुकेशन सोसाइटी बैजनाथ ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट द्वारा 24 नवंबर 2025 को जारी एक फैसले के अनुपालन में प्रदेश सरकार ने 10 जुलाई को एक आदेश जारी किया था और इस आदेश में सरकार ने मंत्रिमंडल की मंजूरी के अधीन संस्थान को 30 सीटों की वार्षिक क्षमता के साथ बीएससी नर्सिंग कॉलेज स्थापित करने का आश्वासन दिया था। सरकार की इसी आधिकारिक आश्वासन के आधार पर कोर्ट ने 13 जुलाई 2026 को इस मामले से जुड़ी अवमानना याचिका का निपटारा कर दिया था। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई थी कि जब सरकार ने खुद 30 सीटों की मंजूरी देने का भरोसा दिलाया था तो 31 जुलाई 2026 को जारी अंतिम आदेश में इसे घटा अचानक 10 सीटें करने का कोई कानूनी आधार ही नहीं बनता। संस्थान का आरोप है कि सरकार ने सीटों की संख्या में इतनी बड़ी कटौती करने का कोई स्पष्ट और तार्किक कारण भी नहीं बताया है। अगली खबर की बात करें तो हाईकोर्ट ने कर्मचारियों के हक में एक बड़ा कानूनी सिद्धांत तय करते हुए व्यवस्था दी है कि यदि किसी विभागीय परीक्षा का परिणाम आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाता है तो उसे ही परीक्षा पास करने की वास्तविक तिथि माना जाएगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राजपत्र में आधिकारिक अधिसूचना जारी होने में हुई देरी के आधार पर योग्य कर्मचारियों को उनकी पदोन्नति और वरिष्ठता से वंचित नहीं किया जा सकता। यह फैसला न्यायाधीश जियालाल भारद्वाज ने विजय कुमार शर्मा द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए सुनाया है और याचिकाकर्ताओं ने वर्ष 2011 और 12 में जारी की गई अंडर सेक्रेटरी पद की वरिष्ठता सूची को चुनौती दी थी। अगली खबर की बात करें तो हाईकोर्ट ने आईजीएमसी शिमला के रेडियोलॉजी विभाग में प्रोफेसर पद पर की गई हालिया पदोन्नति के आदेश पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन सिंह नेगी की खंडपीठ ने मुकेश सूर्य द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करते हुए ये अंतरिम आदेश जारी किया है। अदालत ने 19 अगस्त 2026 को जारी किए गए प्रोफेसर रेडियोलॉजी पद के प्रमोशन ऑर्डर के क्रियान्वयन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि वर्ष 2015 में हुई विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में निजी प्रतिवादी को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों को ताब पर रखा गया था। अगली खबर की बात करें तो वंदे मातरम को लेकर छिड़े घमासान के बीच पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने कहा है कि वर्ष 1937 तक पूरा वंदे मातरम गाया जाता था। 1937 में जिन्ना और मुस्लिम लीग ने 2 छंदों का विरोध किया क्योंकि उनमें हिंदू धर्म की देवियों माता लक्ष्मी और दुर्गा का वंदन था। तब कांग्रेस का प्रस्ताव पास हुआ और 2 छंद हटा दिए गए। शांता कुमार ने कहा कि आजादी के 80 साल बाद भी क्या भारत जिन्ना और मुस्लिम लीग के अनुसार चलेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बताए कि माता लक्ष्मी
और दुर्गा से उन्हें क्या आपत्ति है। आज के भारत का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि कांग्रेस ही मुस्लिम लीग बन गई है। आज का जागृत भारत वंदे मातरम के साथ इस अन्याय को कभी स्वीकार नहीं करेगा। अगली खबर की बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक और अपमानजनक शब्दों के इस्तेमाल को लेकर भाजपा ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी है। शिमला के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को शिकायत सौंपकर मामले में एफआईआर दर्ज करने और कानूनी कार्रवाई की मांग की है। भाजपा विधायक राकेश अमवाल ने कहा कि पवन खेड़ा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सार्वजनिक रूप से बोना, भगोड़ा और तड़ी पार जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। विधायक ने शिकायत के साथ संबंधित बयान का वीडियो और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत करने की बात कही है। राकेश अमवाल की तरफ से दी गई शिकायत में कहा गया है कि पवन खेड़ा ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के संदर्भ में केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा दिए गए कथन को जिस तरह प्रस्तुत करते हुए टिप्पणी की, उसकी भी जांच की जानी चाहिए। अगली खबर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश पुलिस कर्मचारियों को प्रमोशन मिली है। मंडी जिले के विभिन्न थानों और पुलिस चौकियों में तैनात 10 सहायक उप निरीक्षक और 12 हेड कांस्टेबल को उच्च पदों पर पदोन्नत किया गया है। काफी समय से ये कर्मचारी अपनी पदोन्नति का इंतजार कर रहे थे। अगली खबर की बात करें, प्रदेश में जनगणना ड्यूटी करने वाले सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि प्रदेश की कई तहसीलों में तहसीलदारों ने जनगणना ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को 3 से 4 दिन की कंपनसेशन लीव देने के आदेश जारी कर दिए हैं, जबकि कई अन्य तहसीलों में इस तरह के कोई आदेश नहीं हुए। कुछ कर्मचारियों ने इन आदेशों के आधार पर छुट्टी भी ले ली है। दूसरी ओर जिन कर्मचारियों को ये सुविधा नहीं मिली है वे खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और अब सरकार और विभाग के स्पष्ट आदेशों का इंतजार कर रहे हैं। मामला सामने आने के बाद सबसे बड़ा सवाल अब ये उठ रहा है कि यदि जनगणना ड्यूटी के बदले कंपनसेशन लीव देने का प्रावधान था तो पूरे प्रदेश में एक समान आदेश आखिर क्यों जारी नहीं हुए, और यदि ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं था तो तहसील स्तर पर अधिकारियों ने अपने स्तर पर कर्मचारियों को छुट्टी देने के आदेश कैसे जारी कर दिए। वहीं सेंसस डिपार्टमेंट ने स्पष्ट किया है कि जनगणना कर्मचारियों को इस काम का ऑर्डिनेनियम दिया जाता है। कर्मचारियों को ऐसी कोई छुट्टी देने का प्रावधान नहीं है। फिलहाल अब ये पूरा मामला सरकार के अधीन है। अब सरकार इस पर कर्मचारियों को छुट्टी देती है या नहीं देती है, ये भविष्य के गर्भ में है। अगली खबर की बात करें तो दिल्ली समेत देश के कुछ बाहरी राज्यों में स्वाइन फ्लू के मामले सामने आने के बाद हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बढ़ा दी है। एनएचएम ने प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों और बड़े अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षकों तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को आवश्यक एहतियाती कदम उठाने के आदेश जारी किए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने अधिकारियों से कहा है कि दूसरे राज्यों से हिमाचल लौटने वाले लोगों में यदि स्वाइन फ्लू जैसे लक्षण दिखाई देते हैं तो उनकी निगरानी की जाए। संदिग्ध मरीजों के सैंपल लेकर समय पर जांच करवाने और रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक उपचार उपलब्ध करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित टिप्पणी को लेकर हिमाचल भाजपा ने मोर्चा खोल दिया है। इस संबंध में भाजपा के मुख्य प्रवक्ता विधायक राकेश अमवाल और अन्य भाजपा दल आज एसपी कार्यालय एडिशनल एसपी माध्यम से पुलिस अधीक्षक शिमला को लिखित शिकायत सौंपी है। ये खबर हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब हम इसके बाद अगली खबर की बात करेंगे, क्योंकि इस खबर पर विस्तार से हमने आपको जानकारी दी कि किस तरीके से भाजपा विधायकों ने आज शिमला के एसपी कार्यालय में शिकायत दी है। तो अगली खबर की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में अगली खबर की बात करेंगे तो जिस तरीके से जो है वो मौसम की अगर बात करें तो मौसम हिमाचल प्रदेश में आज मौसम जो है, हालांकि आज मौसम साफ रहा है और मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार जो है वो आगामी आने वाले दिनों में भी मौसम अच्छा रहेगा। और फिलहाल अभी जो है वो मानसून क्योंकि धीमा हिमाचल प्रदेश में पड़ चुका है, तो ऐसे में अभी फिलहाल 1 से 2 सितंबर तक किसी भी तरीके का जो है वो अलर्ट मौसम को लेकर नहीं जारी किया गया है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत। देखते और पढ़ते रहिए हिमाचल दस्तक। नमस्कार।